हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के सिविक्स का सबसे फाउंडेशनल, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो बच्चों, हम रोज़ डेमोक्रेसी वर्ड सुनते हैं, न्यूज़ में, घर में, दोस्तों से, और ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में हमें बोलने की आज़ादी है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये डेमोक्रेसी आखिर है क्या? क्या सिर्फ वोट दे देना ही डेमोक्रेसी है, या इसके कुछ और भी मतलब है? और अगर हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, तो हमें ये चाहिए ही क्यों? कोई और सिस्टम क्यों नहीं, जैसे कि भाई राजा महाराजा वाला सिस्टम? अब इन सभी व्हाट और व्हाई के आंसर्स आज हम ढूंढेंगे। देखो, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, बल्कि एक इंटरेस्टिंग सफ़र होगा जिसमें हम अलग अलग देशों की कहानियां सुनेंगे, उनकी गलतियों से सीखेंगे और समझेंगे कि एक अच्छी डेमोक्रेसी की असली पहचान क्या होती है। तो अपनी नोटबुक्स और पेन के साथ रेडी हो जाओ और अपने दिमाग को ओपन रखो, क्योंकि आज हम डेमोक्रेसी के एक इंटरेस्टिंग सफ़र में चलेंगे। तो देखो, यह है हमारे आज के 2 मिशन। पहला मिशन है हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। पहले हम क्या करेंगे, इसकी जासूसी करेंगे और इसकी असली पहचान पता लगाएंगे। और दूसरा मिशन है हमारा व्हाई डेमोक्रेसी। जब हम व्हाट इज डेमोक्रेसी पहचान लेंगे, तब हम सीखेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। तो बच्चों, पहले मिशन का रोड मैप देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी को आखिर हम पहचाने कैसे। इसके लिए हम इसके फीचर्स को समझेंगे, और फीचर्स को सिर्फ रटना नहीं है, उन्हें क्या करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ, अलग अलग देशों की कहानियों के साथ समझना है। तो हम सफ़र करेंगे पाकिस्तान का, फिर चलेंगे हम चाइना और मैक्सिको पे, और फिर एंड में हम रुकेंगे जिम्बाब्वे में। इनकी स्टोरीज से हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ डेमोक्रेसी बनाती है और क्या चीज़ डेमोक्रेसी नहीं बनाती। अब देखो, जब हम व्हाट का मिशन कंप्लीट कर लेंगे, तब हम आएंगे वाई पर, या हम एक डिबेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डेमोक्रेसी की बुराइयां, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। फिर हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ। और एंड में हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को समझेंगे कि ये सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे डेली लाइफ का भी हिस्सा हो सकती है। चलो, तो फिर हम शुरू करते हैं एक सिंपल सी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से, जो है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें शासन करने वालों, यानी कि रूलर्स को लोग खुद चुनते हैं। अब ये डेफिनेशन एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या करती है, ये हमें उन गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी को अलग करने में हेल्प करती है जो क्लियरली डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे मिलिट्री रूल या फिर मोनार्की। अगर हम मोनार्की का एग्जांपल लें तो हम सऊदी अरेबिया जा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के किंग इसलिए रूल नहीं करते क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है, बल्कि वो किस लिए रूल करते हैं कि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक मिनट, अगर हम इसी सिंपल डेफिनेशन को आंख बंद करके मान लें, तो फिर तो हम हर उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहने लगेंगे जहां इलेक्शंस होते हैं। और आज की डेट में तो हर देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहता है, भले ही वो अंदर से ना हो। ठीक है, इसलिए ये सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, यानी कि काफी नहीं है। हमें क्या करना होगा, थोड़ा और गहराई में जाना होगा। हमें इस डेफिनेशन के हर वर्ड को, खासकर इलेक्टेड रूलर्स और इलेक्शंस को समझना होगा, और इसके लिए हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स को अच्छे से समझना होगा। अब इसी के साथ हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। तो देखो, एक ट्रू डेमोक्रेसी को पहचानने के लिए हमारे पास है 4 डेमोक्रेसी के पिलर्स। ठीक है, या फिर आप 4 गोल्डन फीचर्स भी कह सकते हो इन्हें। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी की इमारत क्या हो सकती है, गिर सकती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहला है हमारा मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इसका मतलब है कि असली और सबसे इंपॉर्टेंट फैसले वही लीडर्स लें जिन्हें हमने, यानी जनता ने चुना है। कोई और पीछे से आकर रिमोट कंट्रोल ना चलाए। ठीक है, दूसरा है हमारा फ्री एंड फेयर
इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी पार्टीज और कैंडिडेट को जीतने और हारने का बराबर और फेयर मौका मिले। अब ऐसा ना हो कि पहले से ही फिक्स हो कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है। तीसरा है हमारा 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी हर अडल्ट सिटीजन के पास एक वोट हो और हर किसी के वोट की वैल्यू बराबर हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो। ठीक है, सबका वोट क्या हो, एक बराबर हो। चौथा और लास्ट रूल हमारा यह है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी सरकार क्या करे कि कानून के दायरे में काम करे और सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करे। अब इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है कि मैं तो जीत गया हूं, ठीक है, अब तो मेरा ही बोलबाला है ना, ऐसा नहीं है। अब चलो इन सभी फीचर्स को एक एक करके रियल कंट्री के एग्जाम्पल के साथ आराम से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर है हमारा मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो देखो इसका सीधा सा मतलब है कि रियल पावर शुड रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। चलो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में चलते हैं। तो देखो कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1999 में। वहां के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप किया। अब मिलिट्री कूप क्या होता है ना, तो मिलिट्री कूप का मतलब होता है सेना द्वारा सरकार पर कब्जा कर लेना। उन्होंने क्या करा, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद को क्या करा कि चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, और बाद में उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन बदलकर प्रेसिडेंट की कर ली। फिर खेल शुरू होता है रेफरेंडम का। ठीक है, क्या होता है कि 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम होता है कि जब किसी इशू पर सीधा लोगों से हाँ या ना में वोट कराया जाए। अब इस रेफरेंडम से उन्हें क्या हुआ कि 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। अब लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सबने कहा कि ये रेफरेंडम जो है ना फ्रॉड तरीके से हुआ है। ठीक है, माल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड हुआ है। ठीक है, अब देखो रियल ट्विस्ट आया वहां के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से। क्या होता है कि अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। किसने करा? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और इस ऑर्डर के तहत प्रेसिडेंट यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ को यह पावर मिल गई कि वो नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज को डिसमिस कर सकते हैं। अब सोचो, इलेक्शंस तो हुए, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने और उनकी एक सिविलियन कैबिनेट भी बनी, लेकिन उस कैबिनेट के काम को कौन सुपरवाइज कर रहा था? एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें क्या था कि मिलिट्री ऑफिसर्स भरे पड़े थे। तो फाइनल पावर किसके हाथ में थी? क्या फाइनल पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में थी? क्या फाइनल पावर जो वहां की गवर्नमेंट थी उनके हाथ में थी? तो इसका जवाब है नहीं। जो फाइनल पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, जिन्हें लोगों ने चुना ही नहीं था। समझ रहे हो ना आप बात? तो अब आप ही बताओ, क्या पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ एक डेमोक्रेसी थी? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी का रूल नंबर 1 की फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है इलेक्टेड लीडर्स के पास होनी चाहिए। वो क्या हो रहा था कि साफ साफ वॉयलेट हो रहा था। इलेक्शन का देखो ड्रामा तो हुआ, पर रिमोट कंट्रोल तो मिलिट्री के पास में था, मतलब कि रिमोट कंट्रोल तो किसी और के हाथ में था। ठीक है, पहला फीचर समझ में आ गया। अब दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं हम, जो कि है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसका क्या मतलब है कि ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब कि इलेक्शन एक फेयर गेम की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीम को पहले से ही जीता हुआ डिक्लेयर कर दो। अब देखो, इसको समझने के लिए हम 2 देशों की कहानी सुनेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहली कहानी पे आते हैं हम, जो कि है चाइना की। अब देखो चाइना में क्या होता है, चाइना में कंट्री की पार्लियामेंट के लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं,
लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, एक बहुत ही बड़ा कैच है। इलेक्शन लड़ने से पहले क्या होता है कि हर कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं या फिर उससे जुड़ी जो 8 छोटी पार्टीज हैं, ठीक है, उनके मेंबर्स हैं। मतलब कि हमेशा गवर्नमेंट किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, ठीक है, और बनती भी है। तो सोचो, क्या लोगों के पास कोई रियल चॉइस है? उन्हें रूलिंग पार्टी और उसके अप्रूव्ड कैंडिडेट में से ही किसी को चुनना होता है। तो देखो, ये तो एक वैसी ही बात हो गई कि मैं आपको बोलूं आप कोई भी आइसक्रीम खा सकते हो, बस शर्त यह है कि वो आइसक्रीम जो है वनीला फ्लेवर की होनी चाहिए। तो ये कोई रियल चॉइस होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कहानी के बारे में, जो कि है मैक्सिको की। ठीक है, अब चलते हैं मैक्सिको। तो देखो, ये देश 1930 में आजाद हुआ था और वहां जो है हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं। मैक्सिको जो है कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल में नहीं रहा, ठीक है, लेकिन सन 2000 तक, या फिर हम ऐसे कहेंगे साल 2000 तक, यानी लगभग 70 साल तक हर इलेक्शन एक ही पार्टी जीतती थी, जो थी PRI। अब देखो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये पार्टी इतनी अच्छी थी है कि भाई 70 साल तक जीतती हुई आ रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये पार्टी क्या करती थी, इलेक्शंस जीतने के लिए बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी। जैसे क्या करती थी, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनकी पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। और क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स क्या करते थे, पेरेंट्स पर प्रेशर डालते थे कि वो PRI को ही वोट दें। और जो मीडिया है वो ऑपोजिशन पार्टीज को इग्नोर करती थी और सिर्फ उनकी बुराई करती थी, ठीक है। और कभी कभी तो पोलिंग बूथ्स को लास्ट मिनट में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि क्या हो कि लोग जो है वोट ही ना डाल पाए। तो अब देखो, दोनों हमने कहानियां पढ़ी, चाइना और मैक्सिको की, और दोनों ही केसेस में चाइना में लोगों के पास सीरियस चॉइस नहीं है और मैक्सिको में लोगों के पास चॉइस तो है पर ऑपोजिशन के पास जीतने का फेयर चांसेस नहीं है, ठीक है। इसलिए ये दोनों ट्रू डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स नहीं है। अब हम अपने तीसरे फीचर पर आते हैं और ये फीचर डेमोक्रेसी की नींव है, जो कि है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की कीमत यानी उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दुनिया में कई जगहों पर इस सिंपल से प्रिंसिपल को डिनाई किया गया है। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। पहला देश है हमारा सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो देखो, सऊदी अरेबिया में 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। अब आप खुद ही सोचो कि आधी पॉपुलेशन को डिसीजन मेकिंग से ही बाहर कर दिया। दूसरा है एस्टोनिया। तो देखो, एस्टोनिया जो है वो यूरोप का एक देश है और वहां सिटीजनशिप के रूल्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए हैं कि वहां रहने वाली जो रशियन माइनॉरिटी है, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा है हमारा फिजी, ठीक है। फिजी में तो और भी ज्यादा अजीब सिस्टम है। वहां क्या होता है कि वहां के इलेक्टोरल सिस्टम में वहां के जो मूल निवासी हैं यानी इंडिजीनियस फिजी जो है, उनके वोट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक इंडियन फिजियन के, ठीक है। अब देखो, ये सभी एग्जाम्पल जो है साफ साफ अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के आइडियाज को ही खत्म कर देते हैं। सच्ची डेमोक्रेसी में हर सिटीजन का वोट बराबर होता है। और अब आते हैं हमारे चौथे और फाइनल फीचर पर, जो कि है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसका मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि उसने इलेक्शन जीत लिया। उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स के राइट की सीमा यानी लिमिट्स में रहकर ही काम करना पड़ता है। अब देखो, इलेक्शन जीतना आपको एक ब्लैंक चेक नहीं देता कि आप कुछ भी करो, अपनी सारी मनमानी करो। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं जिम्बाब्वे में, ठीक है। जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेते हैं हम। तो जिम्बाब्वे 1918 में वाइट माइनॉरिटी रूल से आजाद हुआ।
तब से वहां जानु पीएफ पार्टी, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था, और उनके लीडर जो कि हैं रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, वो ही रूल कर रहे थे। अब देखो, मुगाबे एक पॉपुलर लीडर थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। इलेक्शंस भी रेगुलर होते थे और हमेशा जानु पीएफ ही जीती थी। लेकिन प्रेसिडेंट मुगाबे इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिस भी यूज करते थे। उन्होंने ओवर द इयर्स कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ताकि अपनी पावर्स बढ़ा सकें और अपनी अकाउंटेबिलिटी कम कर सकें। और क्या करा कि ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को परेशान किया जाता था। गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट करना जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और जो है टेलीविजन और रेडियो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और सिर्फ रूलिंग पार्टी के वर्जन्स दिखाते थे। अब देखो, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स तो थे, लेकिन जो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे उन्हें परेशान किया जाता था। गवर्नमेंट ने कोर्ट के जजमेंट्स को भी इग्नोर किया जो उसके खिलाफ आते थे। तो इस एग्जांपल से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो हमें ये सीखने को मिलता है कि पॉपुलर लीडर्स भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं और पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाह हो सकती हैं। और इसीलिए एक ट्रू डेमोक्रेसी में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद दोनों टाइम सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट होना जरूरी है। लोगों को सोचने की और अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने की और प्रोटेस्ट करने की आजादी होनी चाहिए और इन राइट्स को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि कोर्ट द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, तो अब तक हमने अपने फर्स्ट मिशन यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी को लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अगले मिशन पर जाने से पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं कि क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो रेडी हो? चलो एक एक करके करते हैं हम। याद है हमने शुरू कहां से किया था? एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से। क्या थी वो? कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ कि ये डेफिनेशन काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से देशों में इलेक्शन का सिर्फ दिखावा होता है पर असल में डेमोक्रेटिक नहीं होते। तो एक सच्ची डेमोक्रेसी को पहचानने के लिए हमने उसके 4 गोल्डन फीचर्स या फिर 4 डेमोक्रेसी के पिलर्स को समझा था हमने, ठीक है। चलो एक एक करके हम रिवाइज कर लेते हैं और उनकी कहानियां भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहला पिलर हमारा क्या था कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। याद करो पाकिस्तान की कहानी, वहां इलेक्शंस तो हुए और लोगों ने अपने लीडर्स भी चुने, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में थी? जी, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में और उनके मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, जिन्हें लोगों ने चुना ही नहीं था। तो पहला रूल क्लियर है कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए लीडर्स के हाथ में होना चाहिए। दूसरा पिलर हमारा क्या था? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसके लिए हमने क्या देखा था कि 2 देशों की कहानी सुनी थी, चाइना और मैक्सिको की। चाइना में क्या प्रॉब्लम थी? वहां लोगों के पास रियल चॉइस नहीं थी। आप सिर्फ उसी पार्टी और उसके कैंडिडेट को वोट दे सकते हो जिसे रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रूव किया है। और मैक्सिको में क्या था? वहां 70 साल तक एक ही पार्टी जो कि पीआरआई थी जीतती आ रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि इलेक्शंस में डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे थे। मतलब ओपोजिशन के पास जीतने का फेयर चांसेस ही नहीं था। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि इलेक्शन एक फेयर गेम की तरह होना चाहिए जिसमें सबको जीतने और हारने का बराबर मौका मिले। तीसरा पिलर हमारा क्या कह रहा था कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। तो ये तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, लेकिन हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट का राइट देर से मिला और एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी को वोट देना मुश्किल है और फिजी में तो वोट की वैल्यू ही अलग अलग है ना। तो तीसरा रूल सिंपल है कि हर अडल्ट सिटीजन को एक वोट का अधिकार हो और हर वोट की कीमत बराबर हो। चौथा हमारा पिलर क्या था? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। और आखिरी पिलर हमने जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से समझा कि वहां रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर थे, इलेक्शंस भी जीतते थे। उनकी गवर्नमेंट ना तो कानून के दायरे में काम करती थी और ना ही सिटीजन्स के बेसिक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेस्ट करने का राइट,
ठीक है, उनके सबकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। तो चौथा रूल कहता है कि इलेक्शंस जीतना आपको राजा नहीं बनाता। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल और सिटीजन्स के राइट की सीमा में रहकर ही काम करना पड़ता है। तो इन चारों पिलर्स को मिलाकर अब हम डेमोक्रेसी की एक कंप्लीट और बेहतर डेफिनेशन बना सकते हैं कि डेमोक्रेसी सरकार का ऐसा रूप है जिसमें फाइनल डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं जिसमें रियल चॉइस हो, और सभी अडल्ट सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और गवर्नमेंट कानून और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में काम करती है। जब ये चारों टेस्ट पास होंगे तभी कोई देश क्या कहलाएगा? डेमोक्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक कहलाने का असली हकदार होगा। तो आई होप ये क्विक रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े मिशन पर, जो कि है वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी क्या है, पर हमें ये चाहिए ही क्यों, है ना? क्यों चाहिए हमें ये? क्या ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? इस पर देखो हमेशा डिबेट चलती है। ठीक है, कुछ कहते हैं कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नहीं, कुछ कहते हैं कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, चलो हम भी अपनी क्लास में एक वर्चुअल डिबेट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला है कि इंस्टेबिलिटी बहुत है। लीडर्स बार बार क्या होते हैं कि बदलते रहते हैं, जिससे इंस्टेबिलिटी आती है, और हर 5 साल में नई सरकार आती है, जिससे क्या होता है कि नई पॉलिसीज बनती हैं और कंटिन्यूटी नहीं रहती। दूसरा क्या कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर प्ले है, यानी नेता जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मोरालिटी यानी कि नैतिकता के लिए कोई जगह ही नहीं है। तीसरा क्या कहा जाता है कि इसमें डिलेज बहुत होते हैं। अब देखो इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, पार्लियामेंट में डिबेट होती है, और इसके बाद जो है जाके डिसीजन लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि डिसीजन लेने में बहुत डिले होता है। चौथा क्या कहा जाता है कि बैड डिसीजंस हैं डेमोक्रेसी में, मतलब कि इलेक्टेड लीडर्स को जरूरी नहीं है कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट पता हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गलत फैसले लिए जाए। पांचवा है करप्शन। तो देखो डेमोक्रेसी जो है ना वो इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है, इसलिए क्या होता है कि इसमें करप्शन होता है। पार्टीज क्या करती हैं? जीतने के लिए बहुत पैसा खर्च करती हैं। और लास्टली क्या कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं आम आदमी को क्या पता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, उन्हें कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए। अब देखो ये आर्ग्यूमेंट सुनने में तो वैलिड लगते हैं, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, इसने क्या करा है, हमारे देश से गरीबी खत्म नहीं की। लेकिन सवाल ये नहीं है कि डेमोक्रेसी आइडियल है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये बनता है कि क्या डेमोक्रेसी बाकी अवेलेबल ऑप्शंस जैसे मोनार्की या डिक्टेटरशिप से बेहतर है? चलो अब देखते हैं इसके पक्ष में क्या कहा जाता है। तो पहला कहा जाता है कि मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा अकाउंटेबल यानी जवाबदेह होती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि रूलर्स को पता है कि अगर उन्होंने लोगों की नीड्स के हिसाब से काम नहीं किया तो अगले इलेक्शन में उन्हें लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना का, कि 1958 से 61 का जो है फेमाइन, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बुरा फेमाइन था, जिसमें क्या हुआ था कि लगभग 3 करोड़ लोग मरे थे। उस टाइम जो है इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंडिया में वैसा फेमाइन नहीं आया। अब इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इसका रीजन देशों की अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज थी। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए इंडिया में गवर्नमेंट ने फूड स्कार्सिटी पर रिस्पॉन्ड किया, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस, ऑपोजिशन पार्टी और फ्री प्रेस होती तो शायद इतने लोग नहीं मरते। दूसरा क्या कहा जाता है कि इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डेमोक्रेसी कंसल्टेशन और डिस्कशन पर बेस्ड होती है। जब कोई डिसीजन बहुत सारे लोगों, डिस्कशंस और मीटिंग के बाद लिया जाता है तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसमें देखो टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन रैश या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने से सरकार जो है बच जाती है। वो कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, वो ही है। तीसरा है प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद कन्फ्लिक्ट।
अब देखो, इंडिया जैसी इतनी डाइवर्स कंट्री में जहां अलग अलग रीजन्स, लैंग्वेज, रिलीजन्स और कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब डेमोक्रेसी इस प्रॉब्लम का एक पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। यहां देखो, कोई भी परमानेंट विनर या परमानेंट लूजर नहीं होता। अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं, ठीक है। चौथा हमारा सपोर्ट में क्या कहते हैं कि एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अब देखो, ये डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। डेमोक्रेसी में लोग किसी राजा की प्रजा यानी सब्जेक्ट नहीं होते, वो खुद रूलर्स होते हैं। ये क्या होता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जहां सबसे गरीब और सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति का स्टेटस भी वही होता है जो सबसे अमीर और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे का होता है। ये हर सिटीजन्स की क्या होती है कि डिग्निटी यानी गरिमा को बढ़ाती है। पांचवा हमारा पॉइंट क्या है कि अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, यानी ऐसा कोई नहीं कह सकता कि डेमोक्रेसी में गलतियां नहीं हो सकती, बल्कि बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ये एडवांटेज है कि ऐसी गलतियां ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। पब्लिक डिस्कशन के लिए स्पेस होता है, और क्या होता है कि करेक्शन के लिए रूम होता है। या तो रूलर्स को अपने डिसीजंस बदलने पड़ते हैं, या फिर लोग उन रूलर्स को ही बदल देते हैं। तो देखो, इन सब पॉइंट से साफ है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी सारे अवेलेबल अल्टरनेटिव से क्लियरली बेहतर है, ठीक है। और अब चैप्टर के बिल्कुल एंड में चलो डेमोक्रेसी का थोड़े गहरे मतलब को समझते हैं, यानी अब हम समझेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो, अब तक हमने डेमोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में देखा, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है जो हमारी लाइफ के किसी भी स्फीयर में अप्लाई हो सकता है। जैसे एक डेमोक्रेटिक फैमिली वो होती है जहां कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सभी मेंबर्स, चाहे वो बच्चा भी हो, ठीक है, बच्चे से भी कंसल्ट किया जाता है। एक डेमोक्रेटिक टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को क्लास में सवाल पूछने से और बोलने से नहीं रोकता। और एक पॉलिटिकल पार्टी तब डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती जब उसके सारे डिसीजंस एक लीडर या फिर उसकी फैमिली ही लेती हो। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन का असली मतलब है कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। अब देखो, आजकल जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें सारे लोग डायरेक्ट रूल नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं। अब देखो, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है, आपको भी पता है, और सबका एक साथ बैठकर डिसीजन लेना एक तरीके से नामुमकिन है, फिजिकली नामुमकिन है। और हर सिटीजन के पास हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए ना तो टाइम होता है और ना डिजायर होता है और ना ही इतनी स्किल्स होती हैं। और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, कोई भी देश एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक आइडियल है और एक स्टैंडर्ड है जिसे अचीव करने के लिए हर देश को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। और इस सफर में, इस कोशिश में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा है एज अ सिटीजन्स। अब देखो, एक देश कितना डेमोक्रेटिक है ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वहां के रूलर्स क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वहां के सिटीजन्स क्या करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हमने सीखा कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स, इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू और रूल ऑफ लॉ का कॉम्बिनेशन है। हमने देखा कि इसमें कमियां हैं, लेकिन इसके फायदे, इसकी अच्छाइयां उन कमियों से कई ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाना हम सब सिटीजन्स के हाथ में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। अगर हाँ, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करना और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस चैप्टर को आसानी से समझ सके। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और
ऐसे ही अमेजिंग चैप्टर्स को इजी वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। Drifting in the city, no sleep. Don't know where we headed for next. Maybe we should get lost in a sweet escape. You tease me and you touch me, I'm gone.